हेलो बच्चे लोग, जय महाकाल बच्चे लोग, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। आज हम लोग वेक्टर्स के अपना जो सीरीज चल रहा है वेक्टर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्विंग पे, उस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चेहरे से हंसी गायब हो गई है भाई, किसी ने छीन लिया है। चलो आगे चलते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी हमको दिया है, आर टू नॉन जीरो वैक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स हमको दे दिया। इफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। बोला गया है दो वेक्टर्स है हमारे पास, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ओके। बोला गया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। ऐसा कब होगा? ऑब्वियस सी बात है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो ए क्रॉस बी का हमारा फॉर्मूला होता है, उसका मैग्नीट्यूड बोला है, तो क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बोला? इक्वल्स टू ए डॉट बी बोल दिया है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ओके। अब देखो यहाँ से ये ए बी और ए बी कैंसल आउट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचा? 1 बचा। तो यहाँ पे क्या हो गया? टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब बताओ भाई, टेन थीटा की वैल्यू ऐसा तो क्या रखे कि 1 हो जाए? ऑब्वियसली बात है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर? 45 डिग्री, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन में पाई बाई 4। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो वेक्टर्स दिया था, उसका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हमको इक्वल है, एंगल 45 पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। दो वेक्टर्स के बीच में हमको एंगल निकालना है, ठीक है ना। वेक्टर एक ये हमारा वेक्टर रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा। जब भी वेक्टर्स में ना आपको एंगल निकालने की बात करें, समझ में आ रहा है? जब भी बोले कि फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, तो आपका सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए पता है? आपको डॉट प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछ दे, भाई क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट मोस्ट प्रॉब्ली लगेगा। तो क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्लियर है? ए डॉट बी करना है, ये हम वेक्टर ए ले लेते हैं। दिस इज वेक्टर ए, कितना है? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप। वेक्टर बी कितना है हमारा? वेक्टर बी इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो भाई। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जे को जे के साथ, के को के साथ। ऐसा क्यों करना पड़ता है सर? अरे भाई देखो, आई डॉट आई का आंसर क्या होता है? 1 होता है। कैसे आता है 1? आई डॉट आई, फॉर्मूला लगाते हैं, आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा कितना होगा? अगर दोनों आई डायरेक्शन में ही है तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे, दैट विल बी थीटा इक्वल्स टू 0। कॉस 0 1, ये भी 1, यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं तो 1 हो जाएगा। अगर मैं आई डॉट जे करता हूं तो आंसर क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई आई के साथ हमारा आंसर देता है, आई जे के साथ आंसर 0 देता है, के साथ भी आंसर 0 देगा। आई और के बीच में भी एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसके लिए हम आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा? आई डॉट आई कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? जे डॉट जे माइनस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। तो इसका आंसर आ गया हमारा 3। ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर उसका रूट, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू का कॉस थीटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? रूट ऑफ 9, और ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 3 कॉस थीटा, और यहाँ पे 3 है। रूट 9 क्या होगा? 3 होगा, 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू रूट 3 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3। सो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा? 1 बाई रूट 3। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बोले, डॉट प्रोडक्ट लगाओ भाई, मोस्ट प्रॉब्ली वही लगता है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर, अरे भाई सेम क्वेश्चन आ गया। चलो, वेक्टर सी इन दिस फिगर रिप्रेजेंट, ये जो फिगर है इसमें वेक्टर सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की भी एरो ऐसे ही है, कुछ साइक्लिक पैटर्न जैसा बनता हुआ दिख रहा है। देखो, अगर मैं हेड एंड टेल मेथड यूज करता हूं, देखो वेक्टर ए और यहां पे इसके टेल के साथ वेक्टर बी को जोड़ देता हूं, हेड एंड टेल को, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा है, तो रिजल्टेंट क्या होता है? दिस वेक्टर विल बी रिजल्टेंट सी। यहां पे अगर आप देखोगे गौर से, तो हमारा जो वेक्टर सी है बेटा, उसकी डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है, वो ऐसे ना करके ऐसे, ठीक है ना? तो यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि सी वेक्टर यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, लेकिन हमारा यहाँ पे वेक्टर सी कैसा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना होता है? माइनस। तो हमको यहाँ पे जो सी वेक्टर दिया है वो हमारा माइनस टाइम के साथ आ जाएगा, विच इज माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है? दूसरा इसका एक और मेथड है, ये मेथड 1 लिख लेते हैं हम, ठीक है इसको। मेथड 2 आप सोचो, जब भी वेक्टर्स ऐसे साइक्लिक में हो ना, ऐसे करके, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। भले नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मान लो यहाँ पे कितने भी वेक्टर्स हो, लेकिन अगर साइक्लिक में है तो आंसर कितना आएगा? हमेशा रिजल्टेंट 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। सो वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी। देख के लग रहा है बेटा इसका आंसर तो डी फॉर दिल्ली है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, if two vectors, vector A and vector B, having a equal magnitude r, are inclined at an angle theta, then, okay, दो वेक्टर्स हैं, इफ वेक्टर ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? जो हमारा वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बेटा दोनों का सेम है। अगर ये 5 न्यूटन है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। हो सकता है एक 5 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में हो, एक 5 न्यूटन जे डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर्स अलग अलग है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर ले लिया है, ठीक है ना? इसको हम आर ले लेते हैं। बोला गया है दो वेक्टर्स इंक्लाइंड है एट ए थीटा एंगल, तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? ओके, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स हमारा थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, जैसे कि वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ओके, मान लेते हैं दिस इज थीटा एंगल, ये हमारा वेक्टर ए है आर एंड दिस इज वेक्टर बी, वो भी हमारा आर है। तो इसका रिजल्टेंट ऑब्वियस सी बात है, इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां से बनेगा। तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, सो आर वेक्टर, चलो इसको रिजल्टेंट को ना हम कुछ और से नोट कर लेते हैं, आर स्टार से कर लेते हैं। क्या हो जाएगा बेटा? आर स्टार इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स का। क्लियर है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है सर? तो ए की वैल्यू हमारी आर दी गई है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी आर इंटू आर क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर कॉस थीटा। आर प्लस आर 2r, 2r में से कॉमन निकल जाएगा हमारा 2r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर कॉमन निकल गया, सॉरी 2r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस, देखो इसको मैंने क्या लिख दिया? 2r स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैथ्स में अगर आप लोगों ने सीखा होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बेटा? होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्लियर है? तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सो 2r स्क्वायर 1 प्लस, अरे भाई रुक जा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस
स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 2 ज़ा 4, रूट के बाहर क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो कॉस थीटा बाई 2 बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2r कॉस थीटा बाई 2। ओके, देख के बेटा हमको पता चल रहा है इसका आंसर बी करेक्ट है, ठीक है ना, बी फॉर पुराना बॉम्बे, ठीक है ना। 2r cos थीटा बाई 2 आ जा रहा है। यहां से ना अगर यहीं पे ए वेक्टर a माइनस बी रहता तो आंसर क्या आ जाता हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है ना। चलो देखो, इसको अगर मैं समझाना है तो समझा देता हूं मैं थोड़ा सा। अगर मान लो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ऐसा ही बोल सकते हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो ये वाला वेक्टर अगर हमारा वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर वी, तो ये वेक्टर भी क्या होगा, वेक्टर बी वी होगा। ओके, और भाई इसको हमने ऐसे जोड़ दिया, सपोज दिस इज एन एंगल थीटा। तो अगर मैं बोलूं वेक्टर v माइनस वेक्टर v, तो आंसर 0 नहीं आएगा बेटा इसका, ठीक है ना, क्योंकि इनके डायरेक्शंस अलग अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर रूल इस्तेमाल करता हूँ ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, v वेक्टर माइनस v वेक्टर का वो आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर माइनस का वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, कॉमन ले लेंगे हम किसको, 2v को, और इसका 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा ये रहा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो रख देते हैं यार। तो क्या हो जाएगा इसके जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वैल्यूज प्लग इन करते हैं, 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो मतलब 2 बाहर आ गया, v आ गया साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2। क्लियर है, तो वेक्टर v माइनस वेक्टर v का आंसर ये आएगा, उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो ए वेक्टर ये ना बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा कहाँ पे, जब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेंगे सर्कुलर मोशन में। तो ये दो वेक्टर्स का अगर चेंज बोल रहा है, सिमिलर टाइप के वेक्टर्स है, सबसे पहली बात तो ये कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, तो ही ये फॉर्मूलाज वैलिड है, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला भी। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन, अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी से, मतलब इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, दिस मीन्स कि वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा वेक्टर ए और बी के बीच में, दैट विल बी एंगल 0 डिग्री, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं ए डॉट बी करता हूं, ए डॉट बी करता हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए बी आ जाएगा। क्लियर है, और वही मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो आंसर कितना आना चाहिए, क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 0। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा 0। तो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज वेक्टर ए डॉट बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। सही है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी, मतलब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो मतलब ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए डॉट बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्लियर है, ये आंसर करेक्ट दिख रहा है, ये वाला वेरीफाई कर लेते हैं। ए डॉट बी, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, और यहाँ पे ये भी पैरेलल ही है तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है, 0 प्लस 0। ए डॉट बी आंसर क्या आ रहा है, ए डॉट बी ए बी आ रहा था हमारा आंसर, ये तो 0 दिखा रहा है, तो मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 और ए क्रॉस बी इज ऑल्सो 0, बट यहाँ पे नॉन 0 लिखा है, आंसर 0 आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दो वेक्टर्स हमारा क्या है, पैरेलल है, तो उसके बीच में क्या होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा,
साइन 0 का आंसर 0 हो जाएगा, कॉस 0 का आंसर 1 हो जाएगा, तो वेक्टर ए इंटू बी हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी, मतलब हमको क्या बोला है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी बोल दिया बेटा। ये क्या होता है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू का एन कैप होता है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ पे भी एन कैप आएगा, ठीक है ना, तो 0 से मल्टीप्लाई। अब ये एन कैप है क्या एक्चुअल में, ये जो कैप है ना, ये डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ये जो हमारा रिजल्ट आया ना, दिस इज सी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। और ये सी वेक्टर की डायरेक्शन हम निकालते कैसे हैं, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ऐसे दो वेक्टर्स है और ये एंगल थीटा है। तो सी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे पता है, हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड थंब रूल, और भी सारे रूल्स होते हैं लेकिन वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। क्या करना है, देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, दोनों को टेल से टेल जोड़ा हुआ है, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये एंगल भी हो सकता है दो वेक्टर्स के बीच में, दैट इज थीटा स्टार, ठीक है। कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, दोनों हो सकते हैं। क्या करना है आपको, ए क्रॉस बी है तो सबसे पहले अपना पाम ना फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखना है, ठीक है ना, ये ए की तरफ, और जो भी थीटा नजदीक है ना हमारा, यहाँ पे देखो ये थीटा स्टार है, उधर नहीं घूमना है, जो मतलब वेक्टर बी जो है जिस थीटा से नजदीक होगा, सबसे ज्यादा पास में होगा, वो थीटा के तरफ अपना हाथ घुमाना है, दैट इज ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल, इसको हटा देते हैं भाई, ठीक है ना। इसकी तरफ आपको हाथ घुमाना है, ऐसे ऐसे हाथ घुमाना है। जैसे आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर सी, जो कि इस प्लेन से ना, ये देखो अगर हमारा बोर्ड को ना मैं एक प्लेन ले लेता हूं, दैट इज एक्स वाई प्लेन, तो इस बोर्ड से ना ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको ऐसे, मतलब ये वेक्टर के साथ भी एंगल 90 डिग्री बना रहा है, मतलब अगर मैं इसको वेक्टर ए लेता हूं तो देखो 90 डिग्री बनते हुए दिख रहा होगा, और मैं अगर वेक्टर बी ले लेता हूं और ये हमारा वेक्टर सी है, तो उसके साथ भी एंगल कितना बना है, 90 डिग्री बन रहा है। जो भी वेक्टर इस प्लेन के अंदर होगा, देखो हाथ को मैं कैसे भी घुमाऊंगा एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, मतलब इस प्लेन से, इस पूरे प्लेन से, जो मेरा हाथ उस प्लेन है, उस प्लेन में कोई भी वेक्टर होगा उससे ये परपेंडिकुलर होने वाला है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो वेक्टर सी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ठीक है, ओके। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ठीक है। ऑप्शन 1 देखते हैं, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए, ये तो करेक्ट हो गया। अपने को क्या बोला है, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए। वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये भी करेक्ट हो गया। वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर विल लाई इन दिस प्लेन ओनली, रिजल्टेंट ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट आप लोग देखोगे हमेशा इधर ही लाई करता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ए प्लस बी हमारा इसी तरफ आ रहा है दोनों वेक्टर्स का, तो वेक्टर सी तो इससे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, लॉजिकल है, तो ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेक्टर सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी किधर जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, सी का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, पैरेलल हो चुका है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ऑप्शन बेटा गलत हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा कि ए क्रॉस बी का जो आउटपुट मिलता है सी वेक्टर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी परपेंडिकुलर होगा। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, जिस तरफ ए है उस तरफ अपना पाम रखो, और बी के तरफ जो एंगल सबसे कम होगा उस एंगल की तरफ अपना मतलब फिंगर्स को कर्ल करो, थंब विल गिव यू इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, ठीक है ना। अगर मान लो कि हमें बी क्रॉस ए करेंगे, तो बी तो क्या करना है, बी के तरफ अपना पाम को रखना है और ए के तरफ कर्ल करना है, दैट विल बी इनवर्ट टू दिस बोर्ड, समझ में आ रहा है, अंदर की तरफ जाएगा। तो यहां से एक और रिलेशन निकल के आता है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है ना, लेकिन ये ट्रू है, देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि अगर ये सी वेक्टर है तो ये माइनस सी वेक्टर है, दिख रहा है आपको। ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी, उसका आंसर ये आ रहा है कि ए के तरफ पाम रखा, ए क्रॉस बी हमारा इस तरफ जा रहा है वेक्टर सी। अगर बी क्रॉस ए तो बी की तरफ पाम रखा और क्रॉस किया सी की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो ए क्रॉस बी का अगर वेक्टर सी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये दिस इज ट्रू
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये भी तो ट्रू है क्योंकि डज नॉट इक्वल है, तो ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वल नहीं होता, अगर दोनों को इक्वल कर दोगे दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। चलो आगे चलते हैं। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। ओके, एक हमको वेक्टर दिया गया है, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका अपने को डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पूछा गया। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, आर यूनिट वेक्टर कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप। ठीक है, प्लस y का मैग्नीट्यूड j कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस का z क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला होता है। ओके, या तो ऐसे रख लो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर, ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा, प्लस कॉस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये बस इसका रिजल्टेंट है बेटा, इसको अगर मैं आर को यूनिट वेक्टर ले लूँ तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे देखो आई जे और के कैप है, सबके मैग्नीट्यूड्स कैसे हैं 1 1 1 ही है, तो मतलब ये इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब कैसे हुआ, देखो यहाँ पे अगर हमारे पास, अगर मैं 3D में यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ तो क्या होगा, ये x है, ये y है और ये z है, इसको ना इसके मैग्नीट्यूड्स ना 1 1 1 ही है। तो यहाँ पे अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ, इफ दिस इज अ वेक्टर, ओके, तो ये क्या होगा, ये इसके साथ x के साथ भी कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है, इसके साथ कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है, और इसके साथ कितना बना रहा है, गामा बना रहा है। सबके मैग्नीट्यूड सेम है, तो x के साथ भी क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, क्योंकि सारे सारे एंगल सेम होने वाले हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि कॉस अल्फा, अगर ये सेम है ये सेम है ये सेम है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1/√3। ठीक है, इसमें वैल्यूज रख दो 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ऐसा भी रख सकते हो। या तो यहाँ से निकाल लो, x का मैग्नीट्यूड कितना 1 होगा और यहाँ से उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो भी डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को आंसर पता चल रहा है डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला है, पूरा डेरिवेशन होता है इसका, उसका फॉर्मूला ये यूनिट वेक्टर ऑफ ये रहा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला ये होता है बेटा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ से भी देख सकते हैं x का मैग्नीट्यूड 1 और उसका रूट ले लोगे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे इस वेक्टर का, तो आ जाएगा यहाँ पे। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकल इक्वल्स टू 5 न्यूटन आर एक्टिंग एज शोन इन दिस फिगर, देन द रिजल्टेंट वुड बी। देखो यहाँ पे ना ये देख के ना मोस्ट ऑफ बच्चे को लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान है, दो वेक्टर से 5 न्यूटन 5 न्यूटन कितने एंगल पे लग रहा है 60 डिग्री पे, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 5√3 कर देते हैं। ठीक है ना, रिजल्टेंट ले सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, दो वेक्टर्स हैं इक्वल वेक्टर्स हैं, किधर गया इक्वल वेक्टर्स, उसका रिजल्टेंट ये रहा, तो 2 × 5 और कॉस कितना था 30, कॉस 30 विच इज √3/2, 2 कट गया 5√3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत हो जाएंगे भाई। देखो क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सही से रीड नहीं किया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना होता है, टेल से टेल को ज्वाइंट करना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। देखो यहाँ पे ये वेक्टर ना इसको थोड़ा सा आगे खींचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना हेड एंड टेल है, दिख रहा है आपको, इस वेक्टर का हेड इसके साथ टेल के साथ जुड़ा है, दैट इज नॉट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर्स के टेल से टेल को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इस वेक्टर को इस तरफ ले लेता हूँ, तो इस वेक्टर को मुझे थोड़ा सा पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड इन द वेक्टर्स, तो मैं इस वेक्टर को यहाँ से, ये जो वेक्टर हमारा बना हुआ है उसको मैं यहाँ से पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, अबे हो जा, पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पे और यहाँ लेके आ सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये एंगल, अगर दिस एंगल इज 60 डिग्री, ओके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा
दिस एंगल विल बी 120, जो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन। रिजल्टेंट निकालना है अपने को r, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं रिजल्टेंट का, r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, r वेक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू वैक्टर विच इज 5 और क्या था कॉस, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b। तो क्या हो जाएगा वेक्टर a प्लस b, दोनों के अगर मैग्नीट्यूड सेम है, क्लियर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, रख दो वैल्यूज 2 इंटू 5 और कॉस क्या हो जाएगा कॉस 120 बाई 2 विच इज क्या हो जाएगा 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2, 2 से 2 चला गया तो आंसर क्या आ जाएगा 5 न्यूटन। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो या तो फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो a² प्लस b² प्लस 2ab cos 120, ऐसे भी यूज कर लोगे तो भी आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे भी कर लेना तो भी आंसर सेम ही आएगा। ध्यान में रखना जब भी दो वेक्टर्स के बीच में ना, दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल कितना दिखे 120 डिग्री दिखे और दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स मतलब अगर ये भी a है और ये भी a है, ठीक है वेक्टर्स, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड जो होने वाला वो a ही होने वाला है। अगर हमारे दो वेक्टर्स के बीच में ना, दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री है, सिमिलर वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से वो हो जाएगा √2 इंटू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, क्लियर है। और अगर आपके दो वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री है वेक्टर a एंड दिस इज ऑल्सो वेक्टर a, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका रिजल्टेंट क्या होता है √3 इंटू दैट वेक्टर, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रख लोगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री है, अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो √2 इंटू दैट वेक्टर सॉल्व कर लो, फॉर्मूलाज आपको पता है। और अगर यहाँ पे वेक्टर a और वेक्टर a है, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड्स, तो इसका भी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा √3 इंटू दैट वेक्टर आ जाता है, सिंपल है अगर 60 डिग्री पे है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एक यूनिट वेक्टर हमको दे दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ c, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर है, दिस इज यूनिट वेक्टर 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, ऐसा हमको वेक्टर दिया हुआ है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, दैट इज 1। कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। ऐसे तो हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसकी डायरेक्शंस को यूज करते हैं हम, समझ में आ रहा है। कोई भी वेक्टर को हम, अगर मेरे को वेक्टर्स का डायरेक्शन दिखाना है, जैसे कि मान लेते हैं कि वेक्टर a है तो उसको डायरेक्शन दिखाना है 5 इंटू, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करता हूँ एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ कि 5 सेंटीमीटर इन x डायरेक्शन। आई होप सारे बच्चों को समझ कि यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, ठीक है ना। इसके लिए इसको हम कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता है। अब देखो, तो ये r कैप इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से r वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, और यहाँ से रूट को इधर ले लोगे तो भी स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64 प्लस का c स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5 प्लस 4 विच इज़ 9, और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 ज़ा 8, सॉरी 4 प्लस 6 प्लस 2 विच इज़ 8, भाई साहब देख रहे हो, प्लस का c स्क्वायर 1, तो माइनस कर लेते हैं यार, तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0.11, c की वैल्यू हो जाएगी √0.11, देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। जब भी यूनिट वेक्टर हो ना तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 हो जाता है। यूनिट वेक्टर यूज क्यों करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
following sets of three forces acts on a body whose resultants cannot be zero। बोल रहा है कि तीन फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इसमें से कौन से फोर्सेस का कॉम्बिनेशन हमारा आंसर जीरो नहीं देगा, ऐसा पूछा गया। देख लो, फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री फोर्सेस एक्ट्स ऑन द बॉडी whose resultant कैन नॉट बी जीरो, ऐसा कौन से फोर्सेस होंगे जिसका रिजल्टेंट हमें जीरो नहीं देगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या 10 + 10 और 10, मतलब 10 10 10 न्यूटन दिया हुआ है। तो अगर हम ऐसे भी कर सकते थे कि एक 10 न्यूटन इस तरफ, एक 10 न्यूटन इस तरफ, और इन दोनों का एंगल को कितना रख देंगे 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट 10 आ जाएगा, और इस वेक्टर को हम 10 लगा देंगे इस ऐसे करके, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एक हमारा 10 न्यूटन था वेक्टर ए, ओके, यहाँ पे हमारा वेक्टर बी, और यहाँ पे हमारा वेक्टर सी आ गया। 10 न्यूटन 10 न्यूटन दोनों को 120 पे इंक्लाइन कर दिया है, तो रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा 10, तो 10 कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, ऐसा अप्रोच करके भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को हम लोग कि हर एक वेक्टर को ऐसा करने जाए। रेदर देन दैट आप ऐसा भी कर सकते हो कि वेक्टर्स में ना इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। मतलब कि अगर दो वेक्टर्स को मैं देखूं, फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर a + b, तो इसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है हमारा, a² + b² + 2ab cos थीटा। मुझे बताओ कि दो वेक्टर्स का मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकता है, जब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले लेता हूँ, cos थीटा की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा √a² + b² प्लस का 2ab। क्या ये फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, a² + b² + 2ab, किसका फॉर्मूला हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे रूट है, तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कट कर देगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a वेक्टर + b वेक्टर हो जाएगा। तो कोई भी वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, जब हम उसको आराम से दोनों को ऐड कर दें। मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड 5 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम भी वैसे ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस इसके जगह पे, इस वाले टर्म के जगह पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्लियर है। इसके जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस और माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका बैठेगा, √a² सॉरी √a + a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठेगा, a² + b² - 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ रहा है, a - b का मैग्नीट्यूड। तो कोई भी रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम ये ले रहा है और मिनिमम वैल्यू हमारी क्या ले रहा है, ये ले रहा है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है a + b, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है a - b। मतलब रिजल्टेंट कोई भी वेक्टर का, देखो a वेक्टर - b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट हमेशा इससे तो ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि मिनिमम ये है, तो इससे तो हमेशा ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, तो इससे कम हो सकता है, क्लियर है, इससे कम होगा। तो जो भी वेक्टर इसके अंदर लाई करेगा, मतलब जो भी हमारा आंसर इसके अंदर लाई करेगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, अगर आप 10 - 10 करो तो यहाँ पे 0 हो सकता है रिजल्टेंट, और यहाँ पे क्या 10 + 10 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स लेते हैं, सपोज वी टेक दिस 2 वेक्टर्स, ओके, तो 10 - 10 तो क्या हो जाएगा 0 हो गया, ओके, और रिजल्टेंट हमने r लेके r को 10 लिया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज द रिजल्टेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, दिख रहा है आपको कि इसके बीच में ही लाई कर रहा है, तो ये सही है। ऐसे ही हम 10 + 10 का करते तो क्या हो जाएगा 0, और उधर क्या हो जाएगा हमारा 30, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। 10 + 20 तो इधर क्या, सॉरी 10 - 20, या तुम 20 - 10 कर लो, तो क्या हो जाएगा ये 10 - 20 - 10 आ गया ये, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 + 20 विच इज 30। तो देखो 30 आपको इसके बीच में लाई करते हुए दिख जा रहा है, क्लियर है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू लगा लेते हैं, ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। यहाँ पे देखो इसके बीच में करोगे तो क्या हो जाएगा -10, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन 40 जो है 30 से ज़्यादा आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे ये वाले में कि 10 - 20, ये इनइक्वालिटी को सपोज कर लेते हैं, 10 - 20 ग्रेटर और इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट हमने 40 लिखा हुआ है, ठीक है ना, हमने ये दो वेक्टर को लिया है।
आप किसी भी दो वेक्टर्स को चूज कर सकते हो, 20 और 40 को भी चूज करोगे तो भी आंसर वही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, जो कि देखो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 40 ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अपने को इनइक्वालिटी में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम दूसरे को भी चूज कर सकते, कर लेते हैं। देखो जैसे कि अगर मैं 20 और 40 को चूज करूंगा तब तो ऐसे ही दिख जा रहा है कि नहीं होगा, 20 और 40 को करूंगा तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, -20, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, और दोनों को ऐड करेंगे तो 60। ये भी इनइक्वालिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जब भी आप ऐसे वेक्टर्स को ले सकते हो, यहाँ से भी देख लो, किसी को भी ले लो, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, तो इधर 30 हो गया, 10 - 20 -10, तो मतलब 30 से तो कम ही है 10, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, यहाँ पे गलत है। क्लियर है। कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। क्लियर है। कोई भी वेक्टर यहाँ पे चूज कर सकते हो, इसको भी चूज कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस, देखो इसको मैं अगर 20 + 30 करता हूँ तो कितना हो जाएगा 50, और 20 - 30 करता हूँ माइनस का 10। क्या 10 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, हाँ सर बात तो सही है, तो ये सही है बेटा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है वेक्टर्स में, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर है। चलो आगे चल देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, if a dot b equals to a cross b, then the magnitude of this vector c would be equals to, ये अभी हमने लास्ट में ही क्वेश्चन किया कि if a dot b is equals to magnitude of a cross b, तो एंगल मस्ट बी, एंगल कितना होना चाहिए दोनों वेक्टर्स के बीच में 45 डिग्री। कैसे सर, तो a b cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a b sin थीटा, मैग्नीट्यूड है इसके लिए हमने डायरेक्शन को हटा दिया। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन डिवाइडेड बाय कॉस, या तो कॉस डिवाइडेड बाय साइन कर लो, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारा a² + b² + 2ab कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, रिजल्टेंट ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab cos 45 की वैल्यू 1/√2। 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से a² + b² + √2ab, ये हमारा आंसर आ जाएगा सी वेक्टर का रिजल्टेंट, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। चलो भाई क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ओके, आई होप सारे बच्चों को ये वेक्टर्स का जो सीरीज है उसको आप लोग को समझ में आया होगा, और फिजिक्स के ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए और PYQs के सॉल्यूशंस देखने के लिए द नोबल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम, बाय।